मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधारों के बारे में अध्ययन करेंगे। पीछे के बहुत सारे टॉपिक्स में हम अलाउद्दीन खिलजी के अनेक कार्यों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए उनका अध्ययन करेंगे। पहला सुधार या पहला परिवर्तन अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो किया गया राजस्व के क्षेत्र में वह था प्रचलित भूमि अनुदानों को रद्द करना। सल्तनत काल में बहुत सारे प्रकार के व्यक्तियों को भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी, अर्थात उस भूमि से होने वाले आय के ऊपर राजकोष में जो टैक्स जमा कराया जाना होता था, जो कर लगता था, उसमें अनेक प्रकार की रियायतें सुल्तान के द्वारा या सरकार के द्वारा दी जाती थी। और इस प्रकार के भूमि अनुदान अमीरों को, विद्वानों को, धार्मिक व्यक्तियों को और वक्फ से संबंधित कार्यों में लगी हुई संस्थाओं के दिए जाते थे। और जिस प्रकार के वो भूमि अनुदान होते थे, जिसे हम फ्री ग्रांट भी कह सकते हैं, वो यदि धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी तो उसे मिल्क कहा जाता था, और धार्मिक संस्थाओं को अगर दी जाती थी तो वो उनको वक्फ के रूप में जाना जाता था। बहुत सारे विद्वानों को, अमीरों को राजा सुल्तान खुश होकर देता था, उसको इनाम कहा जाता था। तो एक प्रकार की ये भूमि कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, जिनसे होने वाला राजस्व का उपभोग प्राप्त करता किंचित टैक्स या कर चुकाकर या फिर पूरी तरह से कर मुक्त जागीर प्राप्त करके उनका उपभोग करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस प्रकार के सारे भूमि अनुदानों को समाप्त करने का आदेश दिया और उन सारे भूमि अनुदानों को वापस खालसा भूमि अर्थात सरकारी भूमि में मिला लिया गया। यहाँ पर ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो भूमि अनुदान ये दिए जाते थे, तो जो भूमि अनुदान में दी जाती थी उससे होने वाली समस्त आय उस भूमि अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को मिलती थी। इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता था सुल्तान की इच्छा के अनुसार, अर्थात कुछ लोगों को भूमि अनुदान पूरी तरह से करमुक्त होती थी, कुछ लोगों को प्रचलित कर से बहुत कम कर देना होता था। तो सीधा सा अर्थ कहने का ये है कि इनसे होने वाली आय का बहुत बड़ा हिस्सा अनुदान प्राप्तकर्ताओं के हिस्से में चला जाता था, वह राजकोष में जमा नहीं होता था। खालसा भूमि से जो भी अनुदान राजस्व प्राप्त होता था वो सारा का सारा राजकोष में जमा होता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक आदेश जारी करके सारे भूमि अनुदान समाप्त कर दिए और इस प्रकार के ज़मीनों को खालसा या सरकारी भूमि में मिला लिया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि सरकार की जो आय थी वो बढ़ गई, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि इस प्रकार के अमीरों की जो आय थी वो घट गई और उसके कारण वो सुल्तान के विरुद्ध किसी प्रकार के षड्यंत्र करने की स्थिति में नहीं रहे, क्योंकि उनकी संपत्ति कम हो गई। संपत्ति या धन की मात्रा अधिक होने से वो व्यक्ति सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र करने के विचार मन में लाते थे। यहाँ कई बार ये चर्चा की जाती थी कि क्या अलाउद्दीन खिलजी ने ये भूमि अनुदान पूरी तरह से बंद कर दिए या उन पहले जारी किए गए अनुदानों को ही उसने रद्द किया। यदि हम बर्नी के कथन को स्वीकार करें तो वे कहता है, मलिक कबूल को अनाज मंडी का सहना यानी अधिकारी नियुक्त करने के बाद उसे एक भूमि अनुदान यानी जागीर में दी गई थी। इससे हमें ये लगता है कि
भूमि को जागीर या अनुदान में देने की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था को पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था, बल्कि अब सुल्तान ने उसकी मात्रा बहुत कम कर दी थी। सुल्तान से पहले बड़ी मात्रा में राजस्व भूमि अनुदान के रूप में दी हुई थी, उसको घटाकर उसने सुल्तान ने बहुत ही चुनिंदा लोगों को अनुदान देने की व्यवस्था जारी रखी। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद मुकद्दम और चौधरियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। खुद जिसे हम जमींदार कह सकते हैं, मुकद्दम जो ग्राम का मुखिया, और चौधरी ये भी मुकद्दम का ही पर्यायवाची था। कुछ क्षेत्रों में गांव के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता था, कुछ क्षेत्र में गांव के मुखिया को चौधरी कहा जाता था। ये हिंदू राजस्व एकत्र करने वाले व्यक्ति थे और मोटे रूप में ये गांव के प्रभावशाली व्यक्ति होते थे, परंतु सरकारी कर्मचारी नहीं होते थे। इनका गांव के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था, इसलिए सामान्यतः जो भी सुल्तान या राजा बनता था वह कर एकत्र करने में इनकी सहायता लेता था, और ये लोग सरकार को कर एकत्र करने में, कर एकत्र करके उसको राजकोष में जमा कराने में सहायता करते थे, और एक प्रकार से सरकार और प्रजा यानी जनता और राज्य के बीच में एक मिडिल मैन की भूमिका ये निभाते थे। और इनके इस कार्य के बदले में सरकार की ओर से इन्हें अनेक प्रकार के विशेषाधिकार मिले हुए थे। जैसे इन व्यक्तियों को उनकी जो खुद की ज़मीन होती थी उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो भूमि कर ये वसूल करते थे और वसूल करके राजकोष में जमा कराते थे, उसका कुछ हिस्सा इन्हें मेहनताने के रूप में दिया जाता था। और इसके अलावा ये इन नियमित जो नियम थे, इन नियमों के अलावा भी कई प्रकार के अन्य प्रभाव स्थापित करके भी किसानों से अन्य प्रकार की वसूली कर लेते थे। तो उससे इनका जीवन बड़ा ही ठाट बाट का होता था। अलाउद्दीन खिलजी किसी भी अन्य व्यक्ति को अधिक संपन्न अमीर नहीं बनाना चाहता था, इसलिए उसने इन सभी के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और उन्हें अपने भूमि पर अन्य किसानों की तरह कर देने के लिए मजबूर किया। तो ये जो गांव के प्रचलित मुखिया या प्रभावशाली लोग होते थे, उनको भी अलाउद्दीन खिलजी ने सामान्य नागरिकों के रूप में व्यवहार करने के लिए मजबूर किया। राजस्व के क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी का एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन या सुधार ये था कि उसने भू राजस्व का निर्धारण पैमाइश के आधार पर करना शुरू किया। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी कृषि योग्य भूमि थी उस भूमि को नापा जाएगा, अर्थात उसकी पैमाइश कराई जाएगी, और पैमाइश कराने के बाद में ही उसके ऊपर भू राजस्व निर्धारित किया जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी पैमाइश के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने वाला प्रथम सुल्तान था, और उसने यह कार्य अपने उसके राजस्व मंत्री शरफ कायनी को सौंपा, और उसने बड़ी मेहनत के बाद पैमाइश आधारित भू राजस्व व्यवस्था निर्धारित की। इससे पहले भू राजस्व निर्धारण किया जाता था वो बिना ज़मीन को नापे ही कर दिया जाता था, जिससे कि किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। बिना नापे भू राजस्व निर्धारित करने में अधिकारियों की मनमानी भी बहुत होती थी और भ्रष्टाचार को भी बहुत बढ़ावा मिलता था। इस व्यवस्था जो कि ज़्यादा वैज्ञानिक थी, ज़्यादा तार्किक थी, इसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी
राजस्व के क्षेत्र में एक नवीन परिवर्तन करने की उसने शुरुआत की। अलाउद्दीन खिलजी ने कर प्रणाली में भी परिवर्तन किए और उसने कुछ नवीन कर भी लगाए। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने चर्चा की थी कि अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश के आधार पर भू राजस्व निर्धारित किया, और इस माप का जो आधार था वह बिस्वा रखा गया था। एक बिस्वा 1 बीघा का 20वां भाग के बराबर होता है, अर्थात 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। और इस आधार को बनाकर अलाउद्दीन खिलजी ने पैमाइश आधारित राजस्व निर्धारित किया। जहाँ तक भूमि से वसूले जाने वाले कर का मामला है, इस कर को सल्तनत काल में खराज कहा जाता था, अर्थात भूमि कर खराज कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का आधा हिस्सा अर्थात 50% खराज निर्धारित किया, और किसान खराज अर्थात भूमि कर नगद या अनाज दोनों रूपों में दे सकते थे, जमा करा सकते थे। अन्य कर भी अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में प्रचलन में थे, जैसे जजिया अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में भी चलता था। ये एक प्रकार का धर्म के आधार पर लगाया गया कर था, अर्थात जजिया गैर मुसलमानों के ऊपर लगता था। साथ ही खुम्स जो सुल्तान के या सल्तनत की सेनाओं के द्वारा अन्य राज्यों के ऊपर आक्रमण करने के बाद लूट से जो सामग्री प्राप्त होती थी, जो संपत्ति धन प्राप्त होता था, उसे खुम्स कहा जाता था। और प्रचलित परंपरा ये थी कि खुम्स यानी लूट से जो भी संपत्ति या धन प्राप्त होता था उसका 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, और बचा हुआ 1/5 भाग राज्य यानी सुल्तान के हिस्से में आता था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये देखा कि लूट से बड़ी मात्रा में संपत्ति धन प्राप्त होता है, परंतु उसका एक बड़ा हिस्सा सैनिकों में इस नियम के द्वारा विभाजित कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस परंपरा को बदल दिया, इसको एकदम विपरीत कर दिया, अर्थात अब सैनिकों को केवल 1/5 भाग बांटा जाता था और 4/5 भाग के ऊपर अधिकार सुल्तान का निर्धारित कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर भी लगाए, जिसे आवास कर और चराई कर कहा जाता है। यहाँ स्लाइड में जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आवास कर तथा ट्राई कर के स्थान पर इसे आप चराई कर पढ़ें। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए गए इन करों में 2 नाम आते हैं, करई और चराई। करई के बारे में कुछ विद्वान अलग अलग मत रखते हैं, कुछ इसे आवास कर मानते हैं, कुछ विद्वान इसे ये कहते हैं कि नहीं, इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। कुछ विद्वान इसे कर ही नहीं मानकर घर ही मानते हैं, यानी प्रत्येक घर पर लिया जाने वाला कर अर्थात आवास कर। ज़्यादातर मान्य मत यही है कि आवास कर था जो एक घर के ऊपर, यानी घरई या करई, जिसको घरई के रूप में समझें, तो ये प्रत्येक आवास के ऊपर ये कर लिया जाता था। इसके अलावा चराई कर भी अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। चराई कर मवेशियों पर लगाया जाता था, और इस कर से
2 जोड़ी बैल, 1 जोड़ी भैंस, 2 गायें, 10 बकरी इस कर से मुक्त थी। और इससे अधिक अगर कोई किसान के पास मवेशी होते थे तो उनके ऊपर चराई कर, यानी वो पशु जो चरते थे उसके लिए भी उनको कर देना पड़ता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि जितने भी चारागाह हैं वो सरकार के हैं और उनमें अगर किसानों के पशु चरते हैं तो उन्हें नियमानुसार कर देना चाहिए। तो ये कर भी उन्होंने लागू किया। इस प्रकार के ये 2 कर, यानी आवास कर और चराई कर लागू करने वाला सुल्तान पहला व्यक्ति था। और इससे भी उसने किसानों से राजस्व एकत्र करने का प्रयास किया, जो कि किसानों के लिए बहुत ही कष्टकर था। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान ए मुस्तखराज कहा जाता है। इस विभाग की स्थापना राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों के नाम, बकाया राशि की जांच करने और उनको वसूलने का काम था। अर्थात जो लोग राजस्व एकत्र करते थे वो लोग निर्धारित राजस्व राजकोष में जमा नहीं कराते थे और एक हिस्सा बीच में ही रख लेते थे और उनके नाम वह राशि बकाया के रूप में दर्ज हो जाती थी। पर इसका कोई मूल्यांकन नहीं होता था कि किसी व्यक्ति के, किस अधिकारी या कर्मचारी के पास बकाया राशि है, और बकाया राशि है तो उसको वो वाजिब बकाया है या उसको गैर वाजिब ढंग से रोका गया है, इसकी कोई जांच नहीं होती थी। और उसकी ये भी जांच नहीं होती थी कि जो बकाया राशि दर्ज की गई है किसी कर्मचारी अधिकारी के नाम, वह वापस जमा हुई है भी या नहीं हुई है। तो एक ये बड़ा अंतर राजस्व वसूली में और राजकोष में जमा के बीच में होता था। और इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग की स्थापना की थी। ये विभाग इन राजस्व एकत्र करने वाले व्यक्तियों की जांच करता था कि उन्होंने संपूर्ण राजस्व राजकोष में जमा कराया या नहीं कराया, और शेष है तो वो शेष वो जमा करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। तो इस प्रकार इस व्यवस्था के तहत उसने जो कर्मचारी बहुत सारे ऐसे थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उन्हें अनेक प्रकार के दंड दिए गए, अनेक यातनाएं दी गई और इसे भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्रयास किया। तो ये बिंदु थे जिनके विषय में हमने आज अध्ययन किया है अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सुधारों के रूप में। इसका मतलब ये नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो सुधार किए गए थे संपूर्ण रूप से दोष रहित थे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्धारित राजस्व बहुत ज़्यादा था। जो खराज की मात्रा थी वो 50% थी, जो बहुत ज़्यादा थी। और कर निर्धारण करने में भी अधिकारियों का एक प्रकार से भ्रष्टाचारी रुख होता था और इसका कारण ये, इसके परिणाम स्वरूप किसानों के ऊपर अधिक आर्थिक दबाव पड़ा। तो ये हमने आज इस टॉपिक में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए राजस्व सुधारों का अध्ययन किया। आशा है इन सुधारों को समझने में आप सक्षम रहे होंगे। आगे का नया टॉपिक हम अलाउद्दीन खिलजी के कुछ अन्य सुधारों के रूप में लेंगे। धन्यवाद।